मेरी सास ने मुझे कभी अपना दामाद नहीं माना। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मेरे जुड़वा बच्चों को अनाथालय भेजने का फैसला कर लिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने अपनी सास की जमकर पिटाई कर दी और उसी दिन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद हम तीनों 5 साल तक छिपकर रहते रहे। लेकिन आखिरकार 5 साल बाद बाई निंगबिंग हमें ढूंढ ही निकली। जैसे ही वो मेरे सामने आई, मेरी बेटी फांग निंगकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, पापा, ये कौन है? मैंने बेबसी से जवाब दिया, ये तुम्हारी मां है। मेरी बात सुनकर बाई निगबिंग भी हैरान रह गई। उसे लगा था कि मैं शायद उसकी पहचान मानने से इनकार कर दूंगा, लेकिन मैंने इतनी आसानी से उसे बच्चों की मां मान लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया। लेकिन तभी मेरी बेटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, हमारी मां? क्या हमारी भी कोई मां होती है? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चुप रह गया। फिर मैंने कहा, अरे, अगर मां नहीं होगी तो तुम दोनों पैदा कैसे हुए? लेकिन बच्चों का जवाब सुनकर मैं खुद सन्न रह गया। उन्होंने कहा, हमें क्या पता, क्या मैं और मेरी बहन किसी पत्थर से पैदा नहीं हुए थे? मैंने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कब कहा? बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, आपने ही तो सोने से पहले कहानी सुनाई थी। आपने कहा था कि एक छोटा बंदर पत्थर से पैदा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने सालों पहले जो मजाक में कहानी सुनाई थी, बच्चों ने उसे सच मान लिया था। मैंने माथा पकड़ लिया, फिर समझाते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों किसी पत्थर से पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें इसी आंटी ने जन्म दिया है। लेकिन मेरी बात सुनकर बेटी ने बाय निंगबिंग की तरफ देखा और बोली, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। फिर उसने मुझसे पूछा, पापा, आपको ये आंटी कहां मिली? ये खुद को हमारी मां क्यों बता रही हैं? दूसरी बेटी भी तुरंत बोली, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। शायद हमें इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पहली बेटी ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लेकिन पापा, धीरे से निकालना, आखिर ये एक लड़की है। बच्चों की बातें सुनकर मैं खुद भी हंसी रोक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बाय निंगबिंग का चेहरा देखने लायक था। वो 5 साल बाद अपनी बेटियों से मिलने आई थी, लेकिन बेटियां उसे पहचान तक नहीं रही थीं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे घर के बाहर धकेल दिया। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद बाइनिंग बिंग को समझ आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, फैंग शियान्यू, दरवाजा खोलो! मैंने 5 साल तक तुम्हें और बच्चों को ढूंढा है और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर फेंकने की? लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल शांत था। उसी समय उसके साथ आए एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसे एक हथौड़ा पकड़ा दिया और कहा, मैडम, अगर कुछ तोड़ना हो तो हाथों की जगह इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये सुनते ही बाय निंगबिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाई, हथौड़ा? मैं इस हथौड़े का क्या करूं? तभी उसकी सेक्रेटरी जल्दी से उसके पास आई और बोली, मैडम, कंपनी से इमरजेंसी कॉल है। कंपनी का नाम सुनते ही उसने जैसे तैसे अपना गुस्सा दबाया और फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से खबर मिली कि कंपनी में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पूरी बात सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुरंत कंपनी पहुंच रही हूं। फोन काटने के बाद उसने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा, जिसके पीछे उसकी दोनों बेटियां थीं। 5 साल बाद मिली इस मुलाकात का अंत बिल्कुल वैसा नहीं हुआ था जैसा उसने सोचा था। उसने अपने दांत भींचे, गुस्से को दबाया और शांत आवाज में कहा, बाय निंगबिंग ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली और कहा, फैंग शियान्यू, मुझे कंपनी के जरूरी काम से तुरंत जाना होगा। मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती और शायद कुछ समय तक अपनी बेटियों से भी नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मुझे बस एक बार उन्हें देख लेने दो, वरना मैं सच में यह दरवाजा तोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी कंपनी वाली बात से प्रभावित हुआ था या फिर इस बात से डर गया था कि कहीं वो सच में दरवाजा तोड़कर उसका बिल मेरे सिर पर न डाल दे। लेकिन जो भी वजह रही हो, मैंने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सीधे मेरी दोनों बेटियों पर पड़ी। मेरी एक बेटी मेरी गोद में आराम से सो रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ मेरे पजामे को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे छोड़ने का नाम ही न ले।
दूसरी बेटी मेरी गर्दन से लिपटी हुई थी और अभी भी अपना बचा हुआ दूध पी रही थी। उसकी बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें सामने खड़ी बाई निंगबिंग को ध्यान से देख रही थीं। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? शियाओ की अभी अभी सोई है। अगर तुम्हारी वजह से उसकी नींद खुल गई तो फिर उसे चुप भी तुम ही कराओगी। मेरी बात सुनते ही बाई निंगबिंग का गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसने अनजाने में धीरे से कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो सो चुकी है। लेकिन अगले ही पल वो खुद रुक गई। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी तो हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी सख्त और रौबदार सीईओ को कभी किसी के सामने इतनी नरमी से बात करते नहीं देखा था। बाय निंगबिंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत बोली, रुको, मैं तुमसे माफी क्यों मांग रही हूं? जल्दी से मेरी बेटी मुझे दो, नहीं तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। पटाक! दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ कि उसका माथा सीधे दरवाजे से टकरा गया। आह! वो दर्द से कराह उठी। ये देखकर एक बॉडीगार्ड बड़बड़ाया, यह आदमी सच में पागल है। पास खड़ी सेक्रेटरी घबराकर बोली, मैम, आप ठीक तो हैं? तभी बॉडीगार्ड ने गुस्से में पूछा, मैम, क्या मैं दरवाजा तोड़ दूं? बाय निंगबिंग ने उसे ऐसी नजर से घूरा कि उसकी रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। फिर उसने डांटते हुए कहा, दरवाजा तोड़ोगे? अगर शोर से मेरी बेटी जाग गई तो उसे चुप कौन कराएगा? तुम? बॉडीगार्ड तुरंत चुप हो गया। बाय निंगबिंग ने गहरी सांस लेते हुए आदेश दिया, पहले कंपनी चलते हैं, वहां का काम ज्यादा जरूरी है। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करो। फिर उसने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया, और तुम यहीं रहोगे, इन पर नजर रखो। मुझे हर छोटी बड़ी खबर की रिपोर्ट चाहिए। जी मैम। बॉडीगार्ड ने तुरंत सिर झुका दिया। जाने से पहले बाय निंगबिंग ने आखिरी बार मेरे घर के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। वो धीमे से बुदबुदाई, फैंग शियान्यू, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटियों को हमेशा अपने पास रख पाओगे? बस थोड़ा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगी। उसके जाने के बाद आखिरकार घर में शांति लौट आई। मैंने सो रही फांग निंकी को सावधानी से उठाया और बिस्तर पर सुला दिया। फिर एक टिश्यू लेकर उसके मुंह के कोने पर लगे दूध के निशानों को धीरे धीरे साफ किया। उधर फांग निंगमिंग भी अपना दूध खत्म कर चुकी थी। वो अपनी बहन के बगल में लेटी और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में चली गई। दोनों बच्चियों को सुलाने के बाद मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। फिर दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग लेकिन भारी आवाज सुनाई दी। क्या बात है युआन, इतनी रात को इस बूढ़े आदमी को क्यों याद किया? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, बाई निंगबिंग हमें ढूंढ चुकी है। वो सिर्फ यहां तक नहीं पहुंची, बल्कि हम पर नजर रखने के लिए अपने लोग भी छोड़ गई है। मेरी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद बूढ़े बाई हंस पड़े। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे युआन, अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसकी बात मान लो। आखिर वो शियाओकी की मां है, बाई परिवार की बड़ी बेटी है और आज पूरे बाई ग्रुप की मालिक भी है। उनकी बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया। मैंने झुंझलाकर कहा, अगर आपको अभी भी मजाक ही सूझ रहा है तो मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब संभाल लूंगा। मेरी बात सुनकर वो तुरंत गंभीर हो गए। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, बेवजह चिंता मत करो। अगर बाई परिवार ने तुम्हें या बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो नेशनल साइंस एकेडमी सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ी होगी, और एल्डर लॉन्ग भी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। आखिर जब से मैंने देश के लिए एक खास मिशन स्वीकार किया था और अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, तब से सरकार और नेशनल साइंस एकेडमी ने मुझे और मेरी बेटियों को पूरी सुरक्षा दी थी। वरना बाई निंगबिंग जैसी ताकतवर इंसान से अकेले लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी बूढ़े बाई अचानक बोले, वैसे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। यह सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। मेरी नजर बिस्तर पर सो रही दोनों बेटियों पर चली गई। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने धीरे से पूछा, मेरे पास कितना समय बचा है? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उनकी भारी आवाज सुनाई दी, 23 साल।
मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मन ही मन दोहराया, 23 साल। शायद अपनी बेटियों को बड़ा होते देखने के लिए इतना समय काफी था। मैं यही सोच रहा था कि बूढ़े भाई फिर हंस पड़े। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी शियाओकी की शादी के बारे में सोचा है? मेरा पोता उससे कुछ साल बड़ा जरूर है, लेकिन बड़े होने पर उम्र का फर्क मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। अलविदा मिस्टर बाई। और बिना उन्हें कुछ और बोलने का मौका दिए फोन काट दिया। मेरी बेटी अभी 5 साल की भी नहीं हुई थी और ये उसकी शादी की प्लानिंग करने लगे थे। फोन रखते ही मैं नीचे कुछ खाने पीने का सामान लेने जाने वाला था कि तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई। पापा! मैंने मुड़कर देखा। फांग निंकी जाग चुकी थी। वो बिस्तर पर बैठी अपनी आंखें मल रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि शियाओकी एक बार सो जाती थी तो सीधे सुबह ही उठती थी। आधी रात में उसका जागना बेहद दुर्लभ था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ शियाओकी? उसने अपनी छोटी सी हथेली मेरी तरफ बढ़ाई, नींद से भरी आवाज में बोली, पापा, गोदी। मेरा दिल तुरंत पिघल गया। मैंने उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और जम्हाई लेते हुए बोली, नहीं, शियाओकी को भूख लगी है। मैं मुस्कुराया। अच्छा, तो बताओ क्या खाओगी? उसने कुछ सेकंड तक सोचने का नाटक किया, फिर गंभीर चेहरे से बोली, एक पूरा फ्राइड चिकन, 2 फ्रेंच फ्राइज और 2 कोक। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। फ्राइड चिकन और फ्राइज मिल जाएंगे, लेकिन इतनी रात में कोक नहीं, उसकी जगह दूध चलेगा। और खाने के बाद अच्छे से ब्रश भी करना होगा। उसने थोड़ी देर सोचकर सिर हिला दिया। मैंने देखा कि उसकी बहन अभी भी गहरी नींद में थी, इसलिए मैं सिर्फ शियाओकी को साथ लेकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद हम खाना लेकर वापस लौटे। जैसे ही फ्राइड चिकन सामने आया, शियाओकी उस पर टूट पड़ी। वो इतने मजे से खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। अचानक उसने चिकन का एक टुकड़ा तोड़कर मेरी तरफ बढ़ाया। पापा, आप भी खाओ। मैं मुस्कुराया। पहले मेरी बेटी पेट भरकर खा ले। वो दोनों हाथों से चिकन पकड़े, कभी एक बाइट लेती, कभी दूध पीती। कुछ ही मिनटों में उसके गाल फूल गए और पूरा चेहरा तेल से चमकने लगा। मैं बीच बीच में टिश्यू से उसका मुंह साफ करता रहा। उसे खाते हुए देखकर मेरे चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसने अचानक पूछा, पापा, क्या वो आंटी सच में मेरी मम्मी है? उसका सवाल सुनते ही मेरा हाथ रुक गया। कुछ पल तक मैं चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ बेटा, वो तुम्हारी मम्मी है। शाओकी ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। तो मैंने उन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? उसका सवाल मेरे सीने में तीर की तरह लगा। मेरे पास जवाब था, लेकिन इतना आसान जवाब नहीं था जिसे मैं अपनी छोटी सी बेटी को समझा पाता। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शायद उसने मेरे चेहरे पर सब पढ़ लिया स्टैंड्स। उसने धीरे से अपने हाथ साफ किए, फिर आगे बढ़कर मेरे दोनों गाल पकड़ लिए। इसके बाद उसने मेरे गाल पर एक छोटा सा किस किया और मुस्कुराते हुए बोली, पापा, अगर आपको दुख होता है तो आप मत बताइए। शियाओकी अब नहीं पूछेगी। उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरा दिल भर आया। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी समझदार। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से पूछा, शियाओकी, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी मम्मी के साथ रहना चाहोगी? और अगर तुम उनके पास चली गई तो क्या तब भी पापा तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ रह पाएंगे? मेरी बात सुनकर शियाओकी कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, पापा, क्या मम्मी अब आपके साथ नहीं रहती? उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। अगर अगर शियाओकी और शियाओमिंग। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके छोटे छोटे होंठ कांपने लगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में पूछा, क्या पापा को अब शियाओकी नहीं चाहिए? क्या आप शियाओमिंग को भी छोड़ दोगे? उसकी बात सुनते ही मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं।
ऐसी बातें मत सोचो, पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी बात सुनते ही वो कुर्सी से उतरकर सीधे मेरी छाती से आ लगी। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसका छोटा सा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसे सचमुच डर लग गया था। मैंने उसे कसकर गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, पापा अपनी शियाओकी को कभी नहीं छोड़ेंगे। पापा ने तो बस ऐसे ही एक सवाल पूछा था। शियाओकी ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तो फिर ऐसा सवाल भी मत पूछा करो। कोई अगर मगर नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अगले ही पल उसने फिर पूछा, पापा, क्या आप चाहते हो कि मैं मम्मी के साथ रहूं? ताकि पापा, मम्मी और शियाओकी सब साथ रह सकें? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन शायद उसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। तो क्या पापा फिर हमारे साथ नहीं रहेंगे? मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं बेटा, बात वो नहीं है। असल में तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को पसंद नहीं करती। ये कहते हुए मैं मन ही मन कड़वी हंसी हंस पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरा और उसकी मां का एक साथ रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शियाओकी का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बिना एक पल सोचे कहा, तो फिर मुझे भी मम्मी पसंद नहीं है। अगर मम्मी को पापा पसंद नहीं है तो शियाओकी भी उनके साथ नहीं रहेगी। मुझे सिर्फ पापा के साथ रहना है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मम्मी के साथ जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिलेंगे, स्वादिष्ट खाना मिलेगा, सुंदर कपड़े मिलेंगे और जहां चाहोगी वहां घूम भी पाओगी। पापा तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे नहीं चाहिए। पापा के बिना इन सब चीजों का क्या फायदा? सिर्फ पापा ही तो शियाओकी का ख्याल रखते हैं। अगर पापा ही नहीं रहेंगे तो फिर शियाओकी का क्या होगा? उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 5 साल से भी छोटी बच्ची इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकती है। शियाओकी मेरे कंधे से लगी खड़ी थी। उसने मुंह फुलाकर आगे कहा, और वो आंटी आज हमें ढूंढते हुए यहां आई थी। लेकिन उन्होंने मुझे गोदी भी नहीं लिया। उन्होंने मुझे प्यार भी नहीं किया। शियाओकी को ऐसी मम्मी नहीं चाहिए, गंदी मम्मी। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे अपने साथ इतना जुड़ा हुआ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। माहौल हल्का करने के लिए मैंने पूछा, अच्छा, अगर कल हम दादा दादी के घर जाएं तो? उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में? हाँ, तो मैं जरूर जाऊंगी। वह खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि उसे अपने दादा दादी से मिले हुए काफी समय हो चुका था। अगली सुबह करीब 8 बजे मैंने अभी भी नींद में डूबी हुई शियाओकी और शियाओमिंग को गोद में उठाया और होटल से बाहर निकल आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम पर नजर रखने वाले लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही हम होटल से निकले, एक बॉडीगार्ड ने तुरंत फोन मिलाया। मैम, वे लोग होटल छोड़ चुके हैं। उधर पूरी रात सफर करके घर लौटी बाई निंगबिंग ने थकान के बावजूद फोन उठाया। उनके पीछे लगे रहो, मुझे हर पल की खबर चाहिए। और इस बार पिछली बार जैसी गलती मत करना। उन्हें किसी भी हालत में नजरों से ओझल मत होने देना। जी मैम। फोन कट गया। बाई निंगबिंग कुछ देर तक खामोश बैठी रहीं। उनके दिमाग में बार बार अपनी दोनों बेटियों के चेहरे घूम रहे थे। वो मासूम आंखें, वो छोटी छोटी मुस्कानें, और वो दूरी जो पिछले 5 सालों में उनके और बच्चों के बीच बन चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्होंने अतीत में बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें याद आया कि गुस्से में उन्होंने फैंग शियान्यू को कितनी कड़वी बातें सुनाई थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी उनकी नवजात बेटियों को लेकर सचमुच गायब हो जाएगा। ये सोचकर उनके होठों पर एक बेबस मुस्कान आ गई। अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपना पुराना व्यवहार बेहद बचकाना और अपरिपक्व लग रहा था। लेकिन अफसोस, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका एहसास बहुत देर से होता है। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने बाय निंग बिंग के चेहरे की सारी मुस्कान गायब कर दी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मैम, हमसे फिर गलती हो गई।
हमने उन्हें दोबारा खो दिया है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का चेहरा काला पड़ गया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। क्या कहा तुमने? फिर से खो दिया? इस बार कहां गायब हुए वो लोग? फोन के दूसरी तरफ खड़ा बॉडीगार्ड डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैम, आखिरी बार हमने उन्हें एक सुरंग के पास देखा था। लेकिन अंदाजा है कि वे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, मैं खुद देखती हूं। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अगले ही पल उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर दिया। कुछ ही मिनटों में उनके सामने कई रास्तों और ट्रैवल रूट्स का पूरा डेटा मौजूद था। वो एक एक रास्ते को ध्यान से देखने लगी। उनके दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, फैंग शियान्यू आखिर बच्चों को लेकर कहां गया होगा? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक संभावना पर ध्यान दिया। क्योंकि वो दोनों छोटी बच्चियों को साथ लेकर यात्रा कर रहा था, इसलिए बहुत दूर जाने की संभावना कम थी। आखिर इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए लंबा सफर आसान नहीं होता। इसी सोच के साथ उन्होंने नक्शे पर मौजूद हर संभावित रास्ते की जांच शुरू कर दी। तभी उनकी नजर एक ऐसे रूट पर पड़ी जो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की तरफ जाता था। बाई निंगबिंग की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद यही सबसे संभावित जगह हो सकती है। अब उनके पास आराम करने का समय नहीं था। अगर इस बार भी मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं दोबारा उन्हें अपनी बेटियों का सुराग कब मिलता। उन्होंने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने के लिए मुड़ी, पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। निंगबिंग, इतनी सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी हो रही है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों से उनके पिता बाईजान धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा। बाई निंगबिंग ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाईजान उनकी जल्दबाजी साफ समझ चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, आजकल तुम आखिर कर क्या रही हो? न घर पर दिखाई देती हो, न कंपनी में। कल तुम्हारी मां खास तौर पर तुमसे मिलने कंपनी गई थी, लेकिन तुम वहां भी नहीं थी। बाई निंगबिंग ने अपना बैग उठाया और सामान्य स्वर में बोली, पापा चिंता मत कीजिए, बस कुछ जरूरी काम निपटा रही हूं। वह जल्दी से निकल जाना चाहती थीं, लेकिन तभी बाईजान ने उन्हें फिर रोक लिया। एक मिनट, गुयू वापस आ गया है। यह नाम सुनते ही बाई निंगबिंग के कदम रुक गए। बाईजान ने आगे कहा, क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगी? उसने साफ कहा है कि 6 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे इस बात का अफसोस है कि उस समय वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। बाई निंगबिंग की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैर गईं, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए था। अगले ही क्षण उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और दृढ़ स्वर में कहा, पापा, एक समय था जब मैं गु यू को पसंद करती थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अब मेरे लिए वो अध्याय खत्म हो चुका है। वो सब अतीत था और अतीत को वहीं रहने देना बेहतर है। ये कहकर बाई निंगबिंग ने अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि इस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, 5 साल बाद मिली अपनी बेटियां और वो आदमी जो उन्हें लेकर फिर से उनकी पहुंच से दूर चला गया था। बाई निंगबिंग ने अपने पिता की तरफ देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ था वो अब अतीत की बात है। उस समय जो गलती हुई थी वो मेरी अपनी थी, उसमें गुयू की कोई गलती नहीं थी। उसे कह दीजिए कि खुद को दोष देना बंद कर दे, और जहां तक हमारे साथ रहने की बात है, वो सपना देखना छोड़ दे। दुनिया में उससे कहीं बेहतर लड़कियां हैं। उसे मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर बाई निंगबिंग बिना पीछे देखे घर से निकल गई। उनकी जाती हुई पीठ को देखते हुए बाईजान ने लंबी सांस छोड़ी, फिर धीरे से बुदबुदाए, फैंग युआन, आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि मेरी बेटी आज तक उसे भूल नहीं पाई? क्या उस रात सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं चला? उधर दूसरी तरफ मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ कार से नीचे उतरा। सामने अपनी पुरानी 3 मंजिला हवेली को देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। इतने सालों बाद मैं फिर उसी घर के सामने खड़ा था जहां मेरा बचपन बीता था। दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी।
मैं सोच रहा था कि इतने सालों बाद मम्मी पापा मुझे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन तभी घर के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी। लौंग, ये तुम आखिर कहां मर गए? कब से थाली हाथ में लिए बैठे हो? जरा इधर भी आ जाओ। अगले ही पल लगभग 20 साल का एक नौजवान भागता हुआ बाहर आया। आ रहा हूं मम्मी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उधर अंदर से फिर आवाज आई। अरे बेवकूफ, वहां मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? क्या आपने दादाजी को पहली बार देख रहे हो? लेकिन इस बार लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे और मेरी दोनों बेटियों को देखकर पूरी तरह स्तब्ध हो चुका था। मैं उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ लौंगी? इतने साल बाद अपने बड़े भाई को पहचान नहीं रहे? मेरी आवाज सुनते ही उसके होश लौटे। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी बहन फांग याओ दौड़ती हुई बाहर आई। उसने मुझे देखते ही चीख मार दी। मंजले भैया, आप सच में वापस आ गए? वो बिना कुछ सोचे सीधे मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उधर लौंग ये भी खुद को रोक नहीं पाया। वो घर के अंदर की तरफ मुड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया। मम्मी, पापा, जल्दी बाहर आइए, बड़े भैया वापस आ गए हैं। अंदर से तुरंत सवाल आया। क्या कहा? कौन वापस आ गया? कुछ ही सेकंड बाद मेरे माता पिता कमरे से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, दोनों वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर खुशी, और आखिर में उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने भी पहली बार गौर से उन्हें देखा। उनके बाल पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो चुके थे। चेहरे पर उम्र की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, पापा, मम्मी, मैं वापस आ गया हूं। मेरी बात सुनते ही पापा सबसे पहले आगे बढ़े, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर नहीं था, सीधे मेरी बेटियों पर था। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, अरे मेरी प्यारी पोतियां, जल्दी से दादाजी के पास आओ। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें गोद में उठा पाते, मम्मी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दूर हटिए, हर वक्त सिगरेट पीते रहते हो, मेरी पोतियों के पास मत जाइए। इतना कहकर उन्होंने झट से शियाओकी को अपनी गोद में उठा लिया। फिर प्यार से उसके गाल दबाते हुए बोली, शियाओकी बेटा, क्या तुम्हें दादी की याद आती थी? शियाओकी ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ दादी, बहुत याद आती थी। उसकी बात सुनते ही मम्मी का दिल पिघल गया। उधर पापा ने हार नहीं मानी। उन्होंने श्याओ मिंग की तरफ हाथ बढ़ाया। और मेरी छोटी परी, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? श्याओ मिंग ने बिना सोचे जवाब दिया, हां, आप मेरे दादाजी हो। बस इतना सुनना था कि पापा खुशी से खिल उठे। उनकी मुस्कान कानों तक पहुंच गई। वाह, मेरी पोती को अभी भी दादाजी याद है। उन्होंने तुरंत जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और शियाओ मिंग के हाथ में रख दिया। ये लो, दादाजी की तरफ से पॉकेट मनी। जाकर अपनी पसंद की सारी चॉकलेट्स और मिठाइयां खरीद लेना। ये देखकर मम्मी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपना पर्स निकाला, फिर उससे भी ज्यादा पैसे निकालकर शियाओकी के हाथ में रख दिए। मेरी पोती सिर्फ दादाजी के पैसे क्यों लेगी? ये लो, दादी की तरफ से भी पॉकेट मनी। तुम और अपनी बहन दोनों खूब सारी मिठाइयां खरीदना। दोनों बच्चियां अपने हाथों में भरे नोटों को देखकर हैरान थी, और मैं बस एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। कई सालों बाद घर में फिर वही पुरानी गर्माहट लौट आई थी। ये सब देखकर मैं तुरंत बीच में बोल पड़ा, अरे मम्मी पापा, आप लोग क्या कर रहे हो? श्याओकी और श्याओमिंग अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही पापा ने मुझे घूर कर देखा। क्यों जरूरत नहीं है? मेरी पोतियां इतने सालों बाद घर लौटी हैं। अगर उनके दादा दादी उन्हें मिठाई खाने के लिए थोड़े पैसे दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। और एक तुम हो, पूरे 5 साल तक अपनी बेटियों को लेकर गायब रहे, एक बार भी हमें उनसे मिलने नहीं दिया। क्या हमारे बूढ़े होने का इंतजार कर रहे थे? उनकी बात सुनकर मैं असहज होकर मुस्कुरा दिया। तभी मेरी छोटी बहन फांग याओ हंसते हुए बीच में कूद पड़ी। भैया, इस बार तो मैं पापा की तरफ हूं। मुझे आज भी याद है जब आप पहली बार शियाओकी और शियाओ मिंग को घर लेकर आए थे।
उस समय मम्मी पापा इतने गुस्से में थे कि मुझे लगा था आज आपकी खैर नहीं। ये सुनकर मैं तुरंत सफाई देने लगा। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगा था कि आप लोगों को बच्चे पसंद नहीं आए। मुझे क्या पता था कि कुछ सालों में पापा का प्यार मुझसे हटकर पूरी तरह इन दोनों पर शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही पापा भड़क गए। किसने कहा कि मुझे मेरी पोतियां पसंद नहीं है? शियाओकी और शियाओमिंग इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं। मैंने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। अच्छा, अब सबसे ज्यादा प्यारी हैं? उनकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। आखिर कुछ साल पहले यही इंसान मुझे घर से निकाल देने को तैयार बैठे थे। अब हालत ये थी कि मैं खुद अपने परिवार में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका था। जब मुझे समझ आ गया कि इस बहस में जीतना नामुमकिन है, तो मैंने हार मान ली। मैंने अपनी बेटियों की तरफ देखा। शियाओ की तुरंत मेरा इशारा समझ गई। उसने दोनों हाथों से पैसे पकड़े और बड़ी शालीनता से बोली, थैंक यू दादी। उधर शियाओमिंग ने भी अपने पैसे सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादाजी। बस फिर क्या था, दोनों बच्चों की मीठी आवाज सुनकर पापा का दिल पूरी तरह पिघल गया। वो खुशी से चमक उठे। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, चलो दादाजी तुम्हें बगीचे में लेकर चलते हैं। वहां तुम्हें पेड़ों से फल तोड़ना सिखाऊंगा। दोनों बच्चियां एक साथ उछल पड़ी। सच में? हाँ, तो चलो। अगले ही पल दोनों पापा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भाग गईं। उनकी खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंज रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा ये नजारा देखता रहा। मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। इतने सालों बाद घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। तभी मुझे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा, मम्मी मेरे पास खड़ी थी। उनकी आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। वो मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई माँ बरसों बाद अपने खोए हुए बेटे को वापस देखती है। उन्होंने धीरे से मेरे बालों पर हाथ फेरा और भर्राई आवाज में पूछा, बहुत थक गए हो ना बेटा? उनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल भर आया, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ की नजर हमेशा सबसे पहले अपने बच्चे की थकान ही पहचानती है। लेकिन मम्मी मेरी बात मानने वाली कहाँ थीं? उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और धीमे स्वर में बोली, कैसे ठीक हो सकते हो? पिछले कुछ सालों में तुमने अकेले कितना कुछ सहा है। देखो तो सही, तुम्हारे बालों में भी सफेदी आने लगी है। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की। अरे मम्मी, उम्र बढ़ रही है तो बाल सफेद होना तो सामान्य बात है। आप बस अपनी और पापा की सेहत का ध्यान रखो। मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। मम्मी कुछ पल तक मुझे देखती रहीं, फिर अचानक उन्होंने पूछा, इस बार कितने दिन रुकोगे? कहीं पिछली बार की तरह एक दो दिन में फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं मम्मी, इस बार मैं जल्दी नहीं जाने वाला। मैं सोच रहा हूं कि शियाओकी और शियाओमिंग का यहीं पास के किंडरगार्टन में एडमिशन करा दूं। फिर आराम से कुछ समय आप लोगों के साथ बिताऊंगा। मेरी बात सुनते ही मम्मी का चेहरा खिल उठा। जिस खुशी को वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें शायद कई सालों बाद ये सुकून मिला था कि उनका बेटा अब कुछ समय उनके साथ रहेगा। उस शाम घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। दादी बच्चों के साथ खेल रही थीं और दोनों बच्चियां पूरे घर में उधम मचा रही थीं। कुछ देर बाद दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या आज रात तुम दोनों दादा दादी के साथ यहीं रहोगी? दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाथरूम का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अभी अभी नहाकर निकली शियाओकी बाहर भागती हुई आई। उसके बाल अभी भी गीले थे। जैसे ही उसने मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा, वो बिजली की तरह दौड़ी और सीधे मेरे गले से लिपट गई। नहीं, शियाओकी तो पापा के साथ ही जाएगी। उधर सोफे पर बैठी शियाओमिंग भी तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। वो टीवी देखना भूल गई और भागती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी पापा के साथ जाऊंगी। अगले ही पल दोनों बच्चियां मेरे गले से इस तरह लिपट गईं जैसे कोई उन्हें मुझसे अलग करने वाला हो। एक ने मेरा दायां पैर पकड़ लिया, दूसरी ने बायां, और दोनों पूरी ताकत से मुझे पकड़ लिया। उन्हें देखकर मुझे अचानक कोआला की याद आ गई, जो पेड़ों से ऐसे ही चिपक जाते हैं। मैं हंसी रोकते हुए नीचे झुका। अरे
ये क्या कर रही हो तुम दोनों? लेकिन दोनों ने और कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने एक पैर हिलाने की कोशिश की, दोनों बच्चियां साथ में झूल गईं। घर में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर हंसने लगे। मैंने मजबूरी में उन्हें समझाना शुरू किया। सुनो बच्चों, पापा को अभी बुआ और फूफा के साथ कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। हमें वापस आने में काफी देर हो जाएगी और तुम दोनों को तो रात में जल्दी सो जाना चाहिए। इसलिए इस बार तुम लोग हमारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन मेरी बात सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और मेरे पैरों को और भी कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन्होंने पकड़ छोड़ी तो मैं फिर से कहीं गायब हो जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही शियाओकी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं पापा, अगर मुझे नींद आएगी तो मैं आपकी गोदी में ही सो जाऊंगी। आप आराम से अपना काम करना। शियाओकी की बिल्कुल चिंता मत करना। उसकी बात पूरी होते ही शियाओ मिंग भी पीछे नहीं रहा। उसने तुरंत हाथ उठाकर कहा, मैं भी वहीं सो जाऊंगा। दोनों बच्चों की ये मासूम नौटंकी देखकर दरवाजे पर खड़ी मेरी चचेरी बहन फांग यूटिंग हंस पड़ी। अरे युआन, इन्हें भी साथ ले जाओ ना। वैसे भी हम सब परिवार वाले ही तो जा रहे हैं। देखो, जिलिंग और बाकी बच्चे भी साथ चल रहे हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कुछ पल सोचा और फिर हार मानते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन वहां जाकर शरारत नहीं करनी है। पहले दोनों जाकर अच्छे से कपड़े और जूते पहनकर आओ। बस इतना सुनना था कि दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी। ओके पापा, मैं अभी आती हूं। मुझे भी कपड़े बदलने हैं। अगले ही पल दोनों अपने कमरे की तरफ दौड़ गईं। उन्हें जाते हुए देखकर फांग यूटिंग थोड़ा हैरान हुई। उसने उत्सुकता से पूछा, रुको, क्या ये दोनों अपने कपड़े खुद पहन लेती हैं? मैं मुस्कुराया। हाँ, जब ये करीब 3 साल की थीं, तभी से अपने कपड़े और जूते खुद पहनती हैं। मेरी बात सुनकर वो सचमुच चौंक गई, क्योंकि उसके अपने बच्चे 5-6 साल की उम्र तक भी कपड़े पहनने में मदद मांगते थे। कुछ मिनट बाद दोनों बच्चियां वापस बाहर आ गईं। उन्होंने अपने कपड़े और जूते बड़े सलीके से पहन रखे थे। शियाओकी ने तो अपने बालों में खुद एक छोटी सी पोनीटेल भी बना ली थी, जबकि शियाओमिंग हमेशा की तरह खुले बालों में ही खुश था। उसे बाल बांधना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब तैयार होने के बाद हम लोग निकल पड़े। फांग लौंगे और फांग याओ अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आए। पूरा परिवार कई सालों बाद एक साथ बाहर जा रहा था, इसलिए माहौल बेहद खुशगवार था। कुछ देर बाद हम शहर के बीचों बीच बने एक बड़े कराओके लाउंज पहुंच गए। वहां हम सबने साथ बैठकर खाना खाया, बातें की, गाने गाए और पुराने दिनों की यादें ताजा की। कई सालों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। किसी को समय का पता ही नहीं चला। जब हम बाहर निकले तब रात काफी हो चुकी थी। श्याओकी मेरी गोद में गहरी नींद में सो चुकी थी। वहीं श्याओमिंग अभी भी पूरी तरह जाग रहा था और मेरे साथ चलते हुए इधर उधर की बातें कर रहा था। शायद परिवार के साथ इतने समय बाद मिलने की खुशी में मैंने भी थोड़ी बहुत शराब पी ली थी। इसी बीच लौंगे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो युआन भाई, अब आगे क्या प्लान है? क्या वापस आकर हमारे साथ बिजनेस संभालने का सोच रहे हो? मैं मुस्कुराया। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। फैन शियान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को ऐसी जगह लेकर आने की? आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। यह आवाज सुनते ही मैं ठिठक गया, क्योंकि मैं इस आवाज को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मैंने सिर उठाकर सामने देखा। वहां बाई निंगबिंग खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो मुझे देखते ही फट पड़ेगी। उधर मेरे परिवार के बाकी लोग पूरी तरह हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये खूबसूरत लेकिन गुस्सैल औरत बच्चों को अपनी बेटियां क्यों कह रही है। बाई निंगबिंग का ध्यान सिर्फ मुझ पर था। उसे शायद ये देखकर बेहद गुस्सा आया था कि बच्चे रात में भी हमारे साथ बाहर थे। वो तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ी। मैंने तुरंत शियाओमिंग को अपने पीछे कर लिया और शियाओकी को थोड़ा संभाल कर गोद में उठा लिया। वो मेरे सामने आकर रुक गई। तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास है? इतनी रात को बच्चों को बाहर घुमाना जरूरी था क्या? मैंने शांत रहने की कोशिश की।
अरे, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सब परिवार के साथ थे, बच्चे सुरक्षित थे। लेकिन मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। सुरक्षित थे? अगर तुम ज्यादा पी लेते तो? अगर किसी वजह से बच्चों को परेशानी हो जाती तो? अगर वे जिद करते हैं तो क्या हर बार उनकी हर बात मान लोगे? तुम उनके पिता हो, कभी कभी उन्हें मना करना भी सीखो। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि चाहे वो मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटियों की बात आते ही वो सबसे पहले एक मां बन जाती थी। मैंने भी उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? मेरी बात सुनते ही बाई निंगबिंग कुछ बोलने वाली थी। मैं उनकी, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। पहली बार उसके चेहरे पर झिझक दिखाई दी। कुछ सेकंड तक वहां अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने दांत भींचकर कहा, मैं उनकी मां हूं, और अगर तुम उनके पिता हो तो तुम्हें उन्हें ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मां? अच्छा, तो इसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। मैंने उन्हें जन्म दिया है, मुझे किसी सबूत की क्या जरूरत है? मैंने कंधे उचकाए। कौन जाने सच बोल रही हो या झूठ। अगर कल कोई दूसरी औरत भी आकर खुद को बच्चों की मां बता दे तो क्या मैं उसकी बात भी मान लूं? यह सुनते ही बाई निंगबिंग का गुस्सा फिर भड़क उठा, क्योंकि कल तक मैं खुद उसे बच्चों की मां मान चुका था, लेकिन आज मैं जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। उसने उंगली मेरी तरफ तान दी। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं, और जब रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा तब तुम्हें बच्चों को मेरे हवाले करना होगा। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। बस फिर क्या था, उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया। फैंगशियान्यू, एक दिन तुम मुझे सच में पागल कर दोगे। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मैंने उसका रास्ता रोक दिया। कुछ ही पलों में वो खुद को मेरे काबू में पाकर और ज्यादा भड़क गई। उधर उसके बॉडीगार्ड भी तुरंत सतर्क हो गए और हमारी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बाई निंगबिंग ने उन्हें रोक दिया। पीछे हटो, मैं खुद इससे बात कर सकती हूं। दोनों बॉडीगार्ड तुरंत रुक गए। असल में वो भी नहीं चाहती थी कि किसी हड़बड़ी में बच्चों को चोट पहुंच जाए। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी। मैंने भी राहत की सांस ली, क्योंकि सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता था कि आधी रात सड़क पर कोई नया ड्रामा शुरू हो जाए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मैं उसे छोड़ने वाला था, अचानक मेरे भीतर खतरे की घंटी बज उठी। एक अनुभवी इंसान होने के नाते मैं उस एहसास को अच्छी तरह पहचानता था। कोई हमें देख रहा था, और सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उधर बाई निंगबिंग शायद ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा, वो तुरंत पलटकर मुझसे हिसाब बराबर करेगी। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मैंने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे छोड़ोगे भी या नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, चुप रहो और छटपटाना बंद करो। हम पर नजर रखी जा रही है। संभव है कि हम घिर चुके हैं। पहले तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर शुरू हो गए तुम? मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में पहली बार उसने वो गंभीरता देखी जो किसी बड़े खतरे के आने से पहले दिखाई देती है। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और फिर बाई निंगबिंग भी समझ गई कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। कुछ न कुछ सचमुच गड़बड़ था। खतरे का एहसास होते ही मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि सामने वालों को शक नहीं होने देना है। मैंने जानबूझकर गुस्से का नाटक किया और बाई निंगबिंग को हल्का सा पीछे धकेलते हुए ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, अब यहां से निकलो। अगर दोबारा मुझे परेशान करने आई तो अच्छा नहीं होगा। बाई निंगबिंग भी तुरंत मेरा इशारा समझ गई। उसने अपनी
कलाई रगड़ते हुए गुस्से का अभिनय किया और पलटकर बोली, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि बात यहीं खत्म हो गई है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। इतना कहकर वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उधर अंधेरे में छिपे लोग भी अब बेचैन हो चुके थे। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि उनका निशाना हाथ से निकल सकता है। उनमें से एक ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया, जल्दी करो, वो निकल रही है, उसे जाने मत दो। अगले ही पल कई लोग उसकी दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन तब तक बाई निंगबिंग अपनी कार तक पहुंच चुकी थी। वो तुरंत अंदर बैठी और ड्राइवर से बोली, गाड़ी निकालो, फौरन। कार तेजी से वहां से निकल गई। ये देखकर उन लोगों के चेहरों पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगी। उनकी पूरी योजना शायद उसी पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उसका पीछा करने के लिए निकल गए, जबकि बाकी वहीं रुक गए। अब उनका ध्यान मेरी तरफ था। मैंने बिना घबराए अपनी गोद में सो रही शियाओ की को फांग याओ के हाथों में सौंप दिया। फिर शियाओ मिंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, याओ, बच्चों को लेकर घर जाओ। मैं बस एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूं। फांग याओ समझ गई कि मामला सामान्य नहीं है। उसने कुछ पूछना चाहा, लेकिन आखिरकार चुप रह गई। उधर लौंगे भी गंभीर हो चुका था। मैंने उसे भी घर जाने का इशारा किया। जब परिवार के बाकी लोग दूर जाने लगे, तब सामने खड़े लोगों में से एक आदमी आगे आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडे स्वर में पूछा, एक बात बताओ, उस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने कंधे उचकाए, कोई खास रिश्ता नहीं, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। मेरे जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अभी कुछ देर पहले तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। मेरी बात सुनकर उनका धैर्य टूटने लगा। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह शांत था, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएं। कुछ मिनट बाद जब मुझे यकीन हो गया कि परिवार काफी दूर निकल चुका है, तब मैंने जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग के बाद कॉल रिसीव हुई। दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज सुनाई दी, फैंग युआन, क्या तुम कभी सामान्य समय पर फोन नहीं कर सकते? मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। अब बताओ, इस बार क्या मुसीबत आ गई? मैं मुस्कुराया, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने फोन किया था वो ऐसा इंसान था जिसे मैं तभी याद करता था जब सच में कोई बड़ा मामला सामने होता था। कॉल खत्म करने से पहले मैंने एक बार सड़क पर पड़े उन लोगों की तरफ देखा जो अभी कुछ देर पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फिर मैंने फोन पर कहा, वैसे एक छोटा सा काम और है। यहां कुछ लोग मुसीबत खड़ी करने आ गए थे। मामला अब शांत हो चुका है, लेकिन किसी को भेजकर यहां की स्थिति संभालवा देना। दूसरी तरफ से लाओ शियाओ ने बिना ज्यादा सवाल पूछे जवाब दिया, ठीक है, मैं लोगों को भेज देता हूं, तुम बेफिक्र रहो। कॉल खत्म होने के बाद मैंने राहत की सांस ली। फिर सड़क किनारे एक दुकान से ठंडा सोडा खरीदा और वहीं खड़ा होकर बोतल खोलने लगा। लेकिन तभी मेरा फोन फिर बज उठा। मुझे लगा शायद लाओ शियाओ ही दोबारा फोन कर रहा होगा, इसलिए बिना स्क्रीन देखे मैंने कॉल रिसीव कर ली। हाँ लाओ शियाओ, क्या हुआ? लेकिन अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो हमेशा शांत लगती थी, लेकिन उसके भीतर बर्फ जैसी ठंडक छिपी रहती थी। क्या कहा? लाओ शियाओ? मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, क्योंकि मैं उस आवाज को तुरंत पहचान गया था। वो बाई निंगबिंग थी। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें मेरा नंबर मिला कहां से? मेरी बात सुनते ही उसका स्वर थोड़ा और ठंडा हो गया। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। 5 साल बीत गए थे, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। एक साधारण सवाल भी पूछ लो तो ऐसा जवाब देती थी जैसे सामने वाला कोई अपराध कर बैठा हो। इसके बाद कुछ पल दोनों तरफ खामोशी छाई रही। न वो कुछ बोली, न मैं। फिर अचानक हम दोनों ने लगभग एक ही समय पर एक ही सवाल पूछ लिया, तुम ठीक हो? सवाल सुनते ही मैं खुद कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उधर शायद वो भी उतनी ही हैरान थी। कुछ क्षणों के लिए माहौल अजीब सा हो गया।
दोनों ने एक दूसरे की चिंता तो कर ली थी, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी। हल्की मुस्कान के साथ मैंने कहा, अरे वाह, इतनी चिंता कब से होने लगी मेरी? मेरी बात सुनते ही वो तुरंत रक्षात्मक हो गई। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता है? खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। तुम पहले भी उतने ही परेशान करने वाले थे और आज भी वैसे ही हो। मुझे तो बस बच्चों की फिक्र है। उसकी आवाज पहले की तरह सख्त थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो कह रही थी उसके दिल में शायद वैसा कुछ नहीं था। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, बच्चों की वजह से अपनी जिंदगी के फैसले मत रोको। तुम्हारे सामने अभी भी पूरी जिंदगी पड़ी है। जो तुम्हें सही लगे वही करना। मेरी आवाज इस बार पहले से कहीं ज्यादा शांत थी, क्योंकि चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरी क्यों ना आ गई हो। मैं ये अच्छी तरह जानता था कि पिछले 5 साल सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं थे। कहीं ना कहीं उसने भी बहुत कुछ खोया था। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर आखिरकार बाई निंग बिंग ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी बेटियां किसी तकलीफ में ना रहें। क्या उस समय तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हें बच्चों की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं कि उस वक्त तुम उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी मानती थीं? मेरी आवाज में छिपा दर्द शायद वो भी महसूस कर सकती थी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसने हैरानी से कहा, रुको, मैंने कब कहा कि मेरी बेटियां मेरे लिए बोझ हैं? और मैंने कब कहा कि मुझे उनकी परवाह नहीं है? मैं चुप हो गया। उधर बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। हां, मैं उस समय घबरा गई थी। मैं अचानक सब कुछ स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्से में बहुत सी बातें कही थीं। लेकिन गुस्से में कही गई बातों का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करता। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। तुमसे नाराज होना और बात थी, लेकिन मेरी बेटियां उससे अलग थीं। वे हमेशा अलग थीं। मैं सड़क किनारे खड़ा चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कि शायद उस समय जो हुआ था उसकी कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी मैंने समझ रखी थी। उधर बाई निंगबिंग बोलती रही, जब मैंने धीरे धीरे इस सच को स्वीकार करना शुरू किया, जब मैं सच में उनके बारे में सोचने लगी, तब तक तुम उन्हें लेकर गायब हो चुके थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि उन्हें ढूंढने में मैंने कितने साल लगा दिए? उसकी आखिरी बात में शिकायत साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ में पकड़ी सोडा की बोतल खत्म कर दी। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, सुन रहे हो ना? मुझे मेरी बेटियां वापस दे दो। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। पैसा, घर, सुरक्षित भविष्य, या फिर कोई ऐसी नौकरी जहां तुम्हें किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। उसकी आवाज में पहली बार विनती की झलक थी। लेकिन मेरा जवाब पहले से तय था। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, और बच्चों के बारे में फैसला भी तुम या मैं नहीं करेंगे। अगर शियाओकी और शियाओमिंग खुद तुम्हारे साथ जाना चाहेंगी, तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैं कुछ क्षण रुका, फिर मेरी आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे कोई चीज नहीं होते जिन्हें ताकत या अधिकार के दम पर हासिल किया जाए। अगर किसी ने उन्हें मजबूर करने की कोशिश की या उनकी खुशी और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फोन के दूसरी तरफ फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम दोनों अच्छी तरह जानते थे ये लड़ाई अब हमारे बीच नहीं रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण थीं वे दो छोटी बच्चियां, जो हम दोनों की दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी थीं। फोन कटने के बाद दूसरी तरफ बाई निंग बिंग कुछ सेकंड तक मोबाइल से आती बीप बीप की आवाज सुनती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे धमकी देकर फोन काट दिया है। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो दांत भींचते हुए बड़बड़ाई, उस आदमी की इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे। लेकिन गुस्से के साथ साथ उसके मन में एक और सवाल भी उठ रहा था। मेरी आखिरी बात उसे कुछ अजीब लगी थी।
जितना वो उसके बारे में सोच रही थी, उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि शायद मैं किसी बात को लेकर सचमुच गंभीर था। आखिरकार उसने तुरंत अपने एक आदमी को फोन लगाया। अभी पता लगाओ फैंग शियान्यू कहाँ है। मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, अभी। उधर मैं शहर की शाओशांग माओ स्ट्रीट पहुंच चुका था। सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बने छोटे से खाने के ठिकाने पर नजर पड़ते ही मैं ठिठक गया। मेरे सामने शियाओ की और शियाओ मिंग बड़े मजे से खाना खा रहे थे। शियाओ की के हाथ में बत्तख की टांग थी और उसका पूरा मुंह तेल से चमक रहा था। वहीं शियाओ मिंग भुनी हुई पसलियां खा रहा था और ऐसे मग्न था जैसे दुनिया में उसे किसी चीज की चिंता ही ना हो। मैंने हैरानी से पूछा, अरे, तुम दोनों तो घर जाकर सोने वाले थे ना, फिर यहां क्या कर रहे हो? मुझे देखते ही शियाओ की खुशी से उछल पड़ी। वो कुर्सी से कूदकर सीधा मेरी तरफ दौड़ी। मैंने फौरन उसे अपनी बाहों में उठा लिया, फिर उसके चेहरे पर लगा तेल साफ करते हुए मुस्कुराया। मेरी बहन फांग याओ ने बेबस होकर कहा, भैया, मैं क्या करती? ये उठते ही रोने लगी कि इसे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं दोनों को यहां कुछ खिलाने ले आई। तभी श्याओमिन ने तुरंत सफाई दी, पापा, मैं गवाह हूं। भूख सिर्फ शियाओकी को लगी थी, मैं तो बस उसके साथ आया था। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने उसके माथे पर हल्की सी टपली मारी। तुम दोनों एक जैसे हो, कोई किसी से कम नहीं है। ये सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद लौंगे ने गंभीर होकर पूछा, भैया, क्या वो महिला सच में बच्चों की मां है? अब बात छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने सीधे जवाब दिया, हां। मेरे जवाब से सब लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर लौंगे ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया। कमाल है भाई, इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर महिला। आपने तो बड़ा कारनामा कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैं बस सिर पकड़कर रह गया। अगर दुनिया में किसी इंसान को संभालना सबसे मुश्किल था, तो वो बाई निंग बिंग ही थी। फिर लौंगे ने पूछा, तो क्या वो इस बार तुम्हें और बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, वो सिर्फ बच्चों को वापस लेना चाहती है। मैंने शियाओकी को अपनी बाहों में थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। लेकिन फैसला मेरा नहीं होगा। अगर शियाओकी और शियाओ मिंग खुद उसके साथ जाना चाहें, तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई। लेकिन अगर किसी ने उन्हें मजबूर करने की कोशिश की, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा? अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, किसे चुप नहीं बैठने दोगे? मैंने मुड़कर देखा और वहीं खड़ा रह गया। बाई निंगबिंग मेरे पीछे खड़ी थी। वही सख्त चेहरा, वही ठंडी आंखें, मानो पता नहीं कब से हमारी बातें सुन रही हो। मैंने भौहें चौड़ाई। तुम यहां कैसे पहुंच गई? उसने तिरछी नजर से मुझे देखा, ये देखने कि तुम अभी तक जिंदा हो या नहीं। बाकी तुम्हारी चिंता करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर शियाओकी पर पड़ी और उसका पूरा चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की कठोरता अचानक नरम पड़ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, मानो अपनी बेटी को करीब से देखना चाहती हो। उसने हाथ बढ़ाया, शायद शियाओकी के गाल को छूना चाहती थी, लेकिन शियाओकी तुरंत मेरी गर्दन से और कसकर चिपक गई। उसकी आंखों में साफ झिझक दिखाई दे रही थी। उधर श्याओमिंग भी कम नहीं था। वो फौरन भागकर अपनी बुआ की गोद में छिप गया। ये देखकर बाई निंगबिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरे साथ चलो, मैंने शांत स्वर में पूछा। कहां? वापस पहाड़ी कस्बे में। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, मैं तुम लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था कर दूंगी। घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और हर महीने इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी आवाज पूरी तरह गंभीर थी, मजाक का नामो निशान नहीं था। उसकी बात सुनते ही आसपास बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। सबकी आंखें फैल गईं। लौंगे तो कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। फिर उसने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, लोग नौकरी का ऑफर देते हैं, ये तो पूरी जिंदगी का पैकेज लेकर आ गई हैं। और मैं बस चुपचाप बाई निंगबिंग को देखता रहा।
क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था उसका असली मकसद पैसा देना नहीं था। वो सिर्फ अपनी बेटियों को अपने पास वापस लाना चाहती थी।